बारी आ गई है एक और नए रिपोर्ट कार्ड की। और आज जिस ब्रांड का हम रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं उसने 2019 में एक नई एनर्जी के साथ भारतीय मार्केट में दस्तक दी थी। जी हाँ, शायद आप पहचान ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सैमसंग की। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। मैं हूं संदीप और रिपोर्ट कार्ड सीरीज जारी है। और इस सफर में मेरे साथ हिंदी वाला सफर, अंग्रेजी वाला सफर, फिलहाल तो हिंदी वाला ही सफर है। इस सफर में मेरे साथ है नंदू और निमिष। तो आज हम देने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड आपको सैमसंग का। और सबसे पहले देखते हैं नंबर का खेल। सैमसंग ने इस साल 24 स्मार्टफोन्स की सीरीज लॉन्च की और उनके सब वेरिएंट्स इंक्लूड करके देखा जाए तो 38 स्मार्टफोन्स इस साल पे लॉन्च किए। और अब बात कर लेते हैं कैमरा में उन लोगों ने क्या किया। क्वाड कैमरा में उनने एक भी फोन नहीं लेकर आए। ट्रिपल कैमरा के साथ वो लोग 24 फोन लेकर आए और साथ ही साथ डबल कैमरा में उन लोगों ने लाए 10 फोन। उसके अलावा सिंगल कैमरा के साथ उन लोगों ने 4 फोन लाए और 48 मेगापिक्सल सेंसर के साथ वो लोग लेकर आए 5 फोन। 64 मेगापिक्सल के साथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 2 फोन लेकर आए। अगर परसेंटेज टर्म से बात कर लें तो ऑलमोस्ट 63% फोन उन लोगों ने जो इस साल पे लॉन्च किए उनमें ट्रिपल कैमरा था। और उसके बाद नंबर 2 पे था डबल कैमरा। डबल कैमरा में उन्होंने ऑलमोस्ट 26% स्मार्टफोन्स इस साल पे लॉन्च किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा में डबल फ्रंट कैमरा के साथ वो लोग 2 फोन लेकर आए और ट्रिपल कैमरा के साथ भी 3 फोन लेकर आए थे। उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का एक फोन लाया और साथ ही साथ उन लोग ने 32 मेगापिक्सल के साथ 5 फोन लेकर आए और 24 और 25 मेगापिक्सल के साथ वो लोग लेकर आए 4 फोन और 16 मेगापिक्सल के साथ 6 फोन, 10 मेगापिक्सल के साथ 10 फोन, 8 मेगापिक्सल के साथ 8 फोन, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ 4 फोन। यानी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स देख लें यहाँ पर तो यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ वो मैक्सिमम फोन लेकर आए थे, यानी कि 26% फोन लेकर आए थे। और उसके बाद वो लोग 21% फोन उन लोग ने 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लेकर आए। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने इस बार 3 कॉन्फ़िगरेशन साथ प्ले किया इस साल पे 2019 में। 6.1 से लेके 6.8 इंच तक के स्मार्टफोन लेकर आए। उसके अलावा 5 से 5.5 इंच तक के फोन लेकर आए और एक लेकर आए 7 इंच से अबव जो था सैमसंग फोल्ड। तो अगर 6.1 से लेके 6.8 इंच की बात करें तो उसमें लोगों ने लॉन्च किए 35 फोन और साथ ही साथ 5 इंच से लेके 5.5 इंच तक उन लोगों ने लॉन्च किए 2 फोन। तो इंटरेस्टिंग नंबर है, यानी कि इस साल भी इन लोगों ने ज्यादातर फोकस किया है लार्ज स्क्रीन फोन्स पे। रैम के मामले में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB रैम तक ये लोग है। और इसमें 1 GB में एक फोन लॉन्च किया, 2 GB के साथ इन लोगों ने 3 फोन लॉन्च किए और साथ ही साथ 3 GB के साथ इन लोगों ने लॉन्च किए 7 फोन, 8 GB में इन लोगों ने लॉन्च किए 7 फोन, 6 GB में इन लोगों ने लॉन्च किए 8 फोन और 12 GB के साथ इन लोगों ने लॉन्च किए 4 फोन। सो अगर मेजॉरिटी ऑफ द नंबर देखेंगे तो मेजॉरिटी हमें स्प्लिट आ रहा है 4 GB और 6 GB के बीच में, जिसमें दोनों सेगमेंट में 4 GB और 6 GB के साथ इन लोगों ने ऑलमोस्ट 21% फोन लॉन्च किए थे, जिसमें 4 और 6 GB का रैम था। अगर इंटेल मेमोरी की बात करें तो इन लोग ने 16 GB के साथ 2 फोन लॉन्च किए, 32 GB के साथ 9 फोन लॉन्च किए, 64 GB के साथ 8 फोन लॉन्च किए। उसके अलावा 128 GB इंटेल मेमोरी के साथ इन लोग ने 12 फोन लॉन्च किए, 256 GB के साथ 2 फोन लॉन्च किए, 512 GB के साथ इन लोग ने 4 फोन लॉन्च किए और 1 टीबी पे 1 फोन लाए। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करें तो मैक्सिमम जो फोन इस साल इन लोग ने लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 128 GB इंटेल मेमोरी के साथ। और उसके बाद 64 GB पे इन्हें प्ले किया, जिसमें इन लोग ने 21% फोन लेकर आए थे और फिर 32 GB पे 23% फोन लेकर आए थे। और एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो इसमें से इन लोग ने 6 फोन ऐसे लाए जिसमें एक्सपैंडेबल मेमोरी नहीं थी और साथ ही साथ 512 के साथ इन लोग ने 30 फोन लेकर आए, यानी कि ऑलमोस्ट 78% फोन्स में एक्सपैंडेबल मेमोरी दी थी और वो भी दी थी 512 GB की। बैटरी के मामले में 4000 मिली एम्पेयर से कम की बैटरी ये लोग 10 फोन लेकर आए। 4000 से 5000 के बीच में ये लोग 21 फोन लेकर आए और उसके अलावा 5000 एंड अबव में ये 7 फोन लेकर आए। सो परसेंटेज टर्म में एक जो है 55% फोन इन लोग ने 4000 से 5000 मिली एम्पियर के बीच में लेकर आए। प्रोसेसर्स में इन लोग ने एक्सिनोस और कॉलकॉम के साथ फोन लेकर आए और
एक्सिनोस पे मेजॉरिटी फोन्स लेकर आए, यानी कि 30 फोन ये लोग एक्सिनोस प्रोसेसर पे लेकर आए और कॉलकॉम बेस्ड चिपसेट बेस्ड 8 फोन लेकर आए, यानी कि 79% फोन इनने अपने चिपसेट एक्सिनोस बेस्ड फोन लेकर आए। अब बात करते हैं प्राइस की। यहां पर बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स नजर आ रहे हैं। सैमसंग ने 10,000 तक की कीमत में 9 फोन लॉन्च किए, 10 से 15 के बीच में 6 फोन लॉन्च किए, 15 से 20 के बीच में 7 फोन लॉन्च किए, 20 से 30 के बीच में 5 फोन लॉन्च किए और 30,000 एंड अबव 11 फोन लेकर आए। यानी कि इन लोगों ने बड़ा अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट करके रखा हुआ था। तो उससे पता लगता है कि जो मैक्सिमम फोन थे डेफिनेटली 28% फोन, 28 नहीं 29% फोन ऑलमोस्ट 30,000 अबाउ थे, लेकिन उसके अलावा इवनली स्प्रेड लग रहा है। सिर्फ अंडर 10 में थोड़ा नंबर ज्यादा नजर आता है, उधर आपको नजर आएगा 24% इन्हें 10,000 रुपए से कम में लेकर आए हैं। और उसके बाद 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 30 में ऑलमोस्ट 15% के आगे पीछे ही इन लोगों ने अपने फोन लेकर आए। तो फ्रेंड्स, नंबर का खेल तो हमने देख लिया है, लेकिन अगर अभी आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब बटन, वो उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल, समझ गए ना आप? बढ़िया। तो नंदू, आपको क्या लगता है कि इस साल सैमसंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? क्या क्या उन्होंने चीजें बड़ी अच्छी की हैं? इन्होंने वो अच्छा किया कि इनके दो फ्लैगशिप्स जो है दोनों को और बेटर बनाया। बहुत धमाकेदार कुछ नहीं था, लेकिन दोनों फोन एंड्रॉयड फोन में जो पॉसिबल है उसका पिनकल है, मतलब सबसे बढ़िया एंड्रॉयड फोन है। और ऊपर से मेरे ख्याल से उनका M30s जो मैंने पहली बार देखा, मैं तो एकदम शॉक हो गया था कि हाँ 6000 mAh की बैटरी वाली फोन, इतना पतला, और उसमें भी आप ट्रिपल कैमरा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और उसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल। और वो फोन मेरे ख्याल से मार्केट में भी काफ़ी हलचल किया है। सो वो दो चीज़, और ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ये है कि अभी वो अपने एक हायर पेडेस्टल से थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार है मार्केट, बिकॉज हाथ से थोड़ा सा निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा अभी एग्रेसिव हो गए। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, इसके अलावा कि उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए, इसके अलावा आपको क्या लगता है? जैसे नंद गोपाल ने कहा कि ये साल था जब सैमसंग ने इस बात को माना कि शायद मार्केट हाथ से निकल रही है और इसे हमें वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पहले अगर आप याद रहिए, ऐसी बात नहीं थी कि सैमसंग के पास 15,000 20,000 रुपए के फोन नहीं थे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन से हार्डवेयर कंपेयर करते Xiaomi रेडमी के साथ, तो लगता था, या रियलमी के साथ, लगता था कि नहीं, सैमसंग का दाम थोड़ा ज्यादा है। और सैमसंग वालों से हम लोग जब डीलर से तक से हम लोग कहते थे कि भाई ये दाम थोड़ा ज्यादा है, तो लोग कहते तो क्या हुआ, सैमसंग है, प्रीमियम हम दे रहे हैं, क्वालिटी का दे रहे हैं। इस साल सैमसंग ने जो किया है वो एक्चुअली जैसे M30s जैसे डिवाइस है, वैसे डिवाइसेस के साथ वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है रियलमी, रेडमी, इन सबको कि भाई हम वैसे ही हार्डवेयर देंगे जी, हम शायद बेहतर डिस्प्ले देंगे। M30s में आप देखिए एमोलेड डिस्प्ले दे दिया उन्होंने, 6000 mAh बैटरी दे दी, 48 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया, सब दे दिया। हम उतना ही हम, और हमारा प्राइस जो होगा, जो हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करते थे, वो बजट सेगमेंट में उतना हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप देखिएगा तो 20,000 से ऊपर सैमसंग के जो फोन्स हैं वो अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। 50,000 से ऊपर तो भी हाँ थोड़ा प्रीमियम चार्ज हो रहा है। आप आदमी कहेगा चलिए OnePlus 7T Pro है, उसका हार्डवेयर जो है वो सैमसंग से कंपेरेबल है, लेकिन सैमसंग 10,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है जी, तो वहाँ प्रीमियम है। लेकिन अगर आप 20,000 से कम में देखिएगा तो सैमसंग जो प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो कम कर रहा है। तो दूसरी चीज़ है, जैसे M सीरीज जैसे डिवाइसेस लेके आए हैं जो ऑनलाइन ओनली है, मेनली ऑनलाइन जी, वो कह रहे हैं टारगेट मिलेनियल्स के लिए है, लेकिन सीधी बात है टारगेट उनका ऑनलाइन मार्केट है। टारगेट आपका रेडमी है, रियलमी है, हम लोग आपके साथ टक्कर दे सकते हैं। एक अप्रोच में चेंज हुआ। तो सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि सैमसंग हमेशा से एक ऑफलाइन में काफी मजबूत प्लेयर था, रिटेल नेटवर्क काफी अच्छा था। वो एक कंपनी थी जिसने ऑलमोस्ट नोकिया को हिला दिया था भारत में अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ। तो इस साल उन्होंने कहा भैया यार हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, Xiaomi आ गया, रियलमी आ गया, Asus भी कुछ ना कुछ कर रहा है, सबके सब ऑनलाइन पे अपना थोड़ा अच्छा होल्ड कर रहे हैं, हम इस सेगमेंट को क्यों छोड़े। और इस साल उन्होंने, जैसे निमिष बताया था, आप भी बता रहे थे कि ऑनलाइन मार्केट में दस्तक दी और अच्छे से दी, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन डिवाइसेस भी लेकर आए। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो उनका पॉजिटिव पॉइंट था कि जो ऑफलाइन मार्केट में दस्तक दी उन्होंने, ऑनलाइन मार्केट में दस्तक दी, ये तो कुछ हद तक नेगेटिव पॉइंट भी हो गया, क्योंकि इस चक्कर में जो उनके ऑफलाइन मार्केट के रिटेलर्स थे जो उनसे बहुत क्लोज थे, उनको थोड़ा झटका लगा, क्योंकि वो कहते थे जब आपकी कश्ती थोड़ी डगमगा रही थी मार्केट में, हमने आपका साथ दिया। और इस साल जब आप एकदम किलर प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं मार्केट में जो हाथों हाथ बिकने की कैपेबिलिटी रखता है, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन पे नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है?
ये एक हद तक सही भी है। और देखो जैसे सैमसंग जैसी कंपनी ने 10-15 साल या शायद 20 साल लगाया है वो डीलर नेटवर्क बनाने में, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो लिटरली भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको एक एक डीलर को खड़ा करने में पैसा खर्च करना पड़ता है और ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये नहीं कि सैमसंग 10 साल पहले ऑनलाइन नहीं जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था। अब कोई भी कंपनी, इतना बड़ा कंपनी है, इतना पैसा है इसके पास, अब लेकिन वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट है डीलरशिप नेटवर्क पे। अब लेकिन ऐसा पॉइंट आ गया है जब आपका ग्राहक नहीं जा रहा है ऑफलाइन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि जहां पे बिक रहा है मैं वहां पे नहीं बेचूंगा जी, तो ये तो करना ही था उनको। अब ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा गिव एंड टेक होगा। अब देखो जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस मार्केट को, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि सैमसंग आया मार्केट में नोकिया की डीलरशिप को पकड़ के जी। अब सैमसंग की डीलरशिप अवेलेबल है अगर किसी को कैच करना है। राइट, तो सैमसंग की डीलरशिप पे किन लोगों ने रखी होगी नजर, वो तो हमें अगले साल पता लगेगा। कोई ऐसी लंबी छलांग मारता है कि नहीं मारता है, या कोई डेयर करता है किसी को कि नहीं करता है, वो शेयर कैप्चर करने के लिए। निमिष, इसके अलावा क्या आपको लगा कि कमी रहेगी सैमसंग की स्ट्रैटेजी में, कई चीजें जो मिस हो गई उनसे साथ? मुझे लग रहा है एक्चुअली आपके डीलर वाला पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि शुरू में जब ये M सीरीज लेके आए थे तो जैसे आपने कहा, कई डीलर्स ने कहा कि भाई ये ऐसी डिवाइस थी जो हमारे यहाँ से एकदम जबरदस्त बिक सकती थी, हॉट केक की तरह, एकदम हॉट केक तरह बिक सकती थी। तो उसको कई लोग कहते हैं, हमारे सूत्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए सैमसंग ने A सीरीज के कई वेरिएंट्स निकाले जो लगभग उसी दाम के थे, लेकिन वो केवल ऑफलाइन जी। मुझे लग रहा है इससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। अगर आप सैमसंग के 10,000 से 20,000 के बीच के फोन्स को देखिए तो A सीरीज और M सीरीज के आपको कई फोन मिलेंगे जो लगभग एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, डिजाइन ओवरलैप कर रहे हैं, एकदम ओवरलैप कर रहे हैं। जो कंज्यूमर जो है एक हद तक कंफ्यूज हो रहा है। और पहले बात ये थी कि चलिए आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन जाकर आपको सैमसंग मिल ही जाएगा जी। अब जैसे हमने पहले रिपोर्ट्स में डिस्कस किया था, ओप्पो भी है, वीवो भी है, बाकी लोग भी हैं ऑफलाइन, और उन लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है, ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। सैमसंग में ऑनलाइन जो चीज है वो दूसरे नाम, लगभग ऐसा लग रहा है दूसरे नाम के नीचे ऑफलाइन अवेलेबल है, एंड वाइस वर्सा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है वहाँ। राइट, तो नंदू एक और चीज हमने इस साल में देखी, तो ऑलमोस्ट 35-36 फोन सैमसंग ने लॉन्च किए, सब वेरिएंट्स मिला के। ये पॉजिटिव पॉइंट में लेंगे आप या नेगेटिव पॉइंट में लेंगे? सैमसंग का पहले से ये स्ट्रैटेजी रहा है, और मतलब एक टाइम पे तो था कि 2 इंच से लेके मतलब 6-7 इंच तक उनके हर स्क्रीन में, हर अवेलेबल स्क्रीन साइज में उनके पास फोन होता है। ये बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी था, वो आई थिंक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया किया ही नहीं है उन्होंने। राइट, तो फ्रेंड्स अब आ गए हम दूसरे सेगमेंट पे, जहां हम बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट सैमसंग के बारे में। निमिष, आपको क्या लगता है इस साल का उनका मास्टर फोन कौन सा था जिसने मचाया मार्केट में धमाल? बात कर चुके हैं गैलेक्सी M30s आपके पास, क्योंकि ऐसा डिवाइस था जिसमें सब कुछ था जी। आपके पास एमोलेड डिस्प्ले था, आपके पास वो 48 मेगापिक्सल कैमरा था, आपके पास बहुत अच्छी डिजाइन थी, 6000 mAh की बैटरी, इतने हल्के फ्रेम में 6000 mAh की बैटरी जी, सोचना असंभव था, और वो भी सैमसंग से बहुत अच्छे दाम पे, 15,000 रुपए से कम है। M30s तो मैं कहूँगा सीधे। राइट, आपको क्या लगता है? मुझे वही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि Note 10 जो है उनका एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स में, अब Note 10 आप देखो, Note 10 के पास सब कुछ है जो S10 के पास है, लेकिन उनके पास एक तीर और है, और वो है उसका स्टाइलस, जो अभी भी किसी के पास इतना अच्छा स्टाइलस नहीं है। एप्पल हो, कोई भी कंपनी हो, स्टाइलस S पेन के उतना अच्छा किसी के पास नहीं है, तो वो एक क्लियर डिफरेंशिएटर हो जाता है, बेस्ट एंड्रॉइड फोन विद स्टाइलस। राइट, सो वो एक हाई एंड में जो Note 10 का वैल्यू फॉर मनी है, और वैल्यू है प्योर, और लिटरली कंपटीशन नहीं है, अभी भी नहीं है। जो नोट का सीरीज है वो पहले से वैसे एक स्टैंडअलोन सीरीज की तरह बढ़ रहा है, बहुत लॉयल फैन बेस है, लोग उसी में अपग्रेड करते रहते हैं, तो आई थिंक वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। राइट, मेरे हिसाब से भी जो सैमसंग का मास्टर ब्लास्टर था 2019 का था, वो था M30, जिसने ऑलमोस्ट स्कोर कार्ड पे सेंचुरी बनाई होगी सैमसंग के लिए, नंबर्स भी अच्छे आए होंगे और लोगों का काफी प्यार मिला उसे। लेकिन हमने एक चीज की बात नहीं की, फोल्ड के बारे में कुछ डिस्कस नहीं। आपको क्या लगता है फोल्ड के बारे में? अगले साल बात करेंगे। अगले साल बात करेंगे। तो यानी कि अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। आपको क्या उम्मीद है अगले साल क्या करेगा सैमसंग? फोल्ड आएंगे इनका पक्का। फोल्ड मैंने यूज किया, बहुत अच्छा फोन है, डिफरेंट फोन है, बहुत एक्सपेंसिव फोन है, सो ये एक
खरीदने वाली बहुत अच्छा नहीं फोन है, बहुत बढ़िया फोन है और साथ में एक्सपेंसिव फोन भी है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 1-1.5 लाख रुपए का है, बस 1,60,000 का है। 1.5 लाख हाँ, सो ये खरीदने वाली फोन नहीं है, फ्लॉन्ट करने वाली फोन जी। है। ये वो फोन है जो आप दिखाओगे कि मेरे पास 1,60,000 रुपए का फोन खरीदने का औकात है, वो दिखाने वाली फोन है ये। और देखने लायक फोन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फॉर्म फैक्टर जो है सब करेगी ओपन फोन से अच्छा फैक्टर मुझे उसका क्लोज्ड फोन लगा, क्योंकि जब एक फोन बहुत टाइम बाद एक फोन आया मेरे हाथ में जो मेरे हाथ में ग्रिप कर सकता है जी, तो वो मुझे लगता है उसमें वैल्यू है, शायद उसमें और लोग प्ले करेंगे। लेकिन सैमसंग ने क्लियर एक हेड स्टार्ट लिया है उसमें फोल्ड के साथ। बहुत अच्छा हेड स्टार्ट नहीं था, प्रॉब्लम्स थे, बट जो फोन मैंने यूज किया 2 महीने पहले बहुत बढ़िया फोन है और जो वैल्यू फॉर मनी है फॉर द उस अपर सेगमेंट के लिए। देखो आपके पास उतना पैसा है तो आप क्यों सस्ता फोन खरीदोगे, कहीं पे तो पैसा खर्च करोगे ना, और लोग खरीद भी रहे हैं। इंडिया में जितने यूनिट्स आ रहे हैं वो सब बिक रहे हैं जी, और वो भी डिले के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया आपको कल से फोन मिल जाएगा, आप ऑर्डर देंगे उसके 1 हफ्ते के बाद वो आपको फ्लाइट कैच करके आ रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है मुझको फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट सैमसंग के लिए? फोल्डेबल डिवाइसेस तो आएंगे ही आएंगे सैमसंग से। मुझे एक और चीज़ लग रही है कि सैमसंग के जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उनका दाम शायद हल्का सा नीचे है, क्योंकि इस बार हमने देखा S10e आया था जी, इसका दाम काफ़ी कम था जी। S10 था, फ्लैगशिप डिवाइस थी, लेकिन साइज कम था और दाम कम था। आपको याद होगा पहले इन्होंने नोट के साथ भी एक बार ट्राई किया था जब इन्होंने दाम घटाया था। मुझे आशा है कि अगर आप M सीरीज की सक्सेस देखिए, सब देखिए कि सैमसंग के पास ब्रांड इक्विटी बहुत है। भी आप सैमसंग कहिए तो लोगों का एक्सपेक्टेशन एक होता है कि एक स्टैंडिंग है ब्रांड की। तो मुझे लग रहा है कि इस साल शायद उनके फ्लैगशिप्स के भी दाम थोड़े से कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाई एंड वालों के कम होंगे, लेकिन शायद एक वेरिएंट आएगा जो शायद कम दाम का होगा। और हाँ, एक वेरिएंट जरूर आएगा जो फोल्डेबल होगा। मुझे इसमें एक ये लग रहा है कि शायद सैमसंग OnePlus के पीछे जाएगा। शायद वो ऐसा एक फोन लेके आया जो OnePlus को काउंटर करेगा। और सैमसंग का जो यूजर बेस है ना उसमें उस फोन का बहुत वैल्यू होगा, बिकॉज सैमसंग एक इतना बड़ा कंपनी है, इंडिया में इतने मिलियंस ऑफ फोन्स बेचे हैं कि हर साल रिफ्रेश में ही मिलियंस ऑफ फोन लोग आ जाते हैं। तो उसमें भी एक मिड रेंज जो है उसमें भी बहुत लोग होंगे, 3-4 मिलियन तो आराम से होगा। अगर उनके लिए एक बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन फ्लैगशिप किलर या मिड रेंज फ्लैगशिप जो उनके सीरीज में होता है यूजुअली, उस टाइप के एक फोन अगर ऑफर करें, उसमें 1-2 चीज ऐसे डाल दें जो एकदम बढ़िया है। सोचो कि 40,000 रुपए का फोल्डेबल फोन लेके आए फॉर इंस्टेंस, मतलब मार्केट पूरा मतलब वो कैप्चर कर सकता है। और सिर्फ सैमसंग के पास वो कैपेबिलिटी है, बहुत कम कंपनीज हैं जो हर चीज बनाता है फोन का। अब सैमसंग है, सैमसंग डिस्प्ले बनाता है, बैटरी बनाता है, हर चीज बनाता है। तो अगर सब्सिडाइज करना है तो अपने आप को ही सब्सिडाइज करना है ना, करके बेच देगा मार्केट, वो फिर से रिकैप्चर कर सकता है। राइट। हाँ नंदू, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ। मुझे ये भी लगता है कि खाली OnePlus के पीछे नहीं जाएगा वो शायद Realme के पीछे भी जाएगा, क्योंकि Realme की जो हमने इस साल की ग्रोथ देखी है, सैमसंग कह रहा ठीक है यार, इस साल तो हमने स्टार्ट ही किया था, हमने मिड एंड में थोड़ा दम डाला था। बजट अल्ट्रा बजट में तो अभी हम पूरी तरह से उतरे नहीं है, तो वहां पर भी हड़कम मचा सकता है, वहां पर भी थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। फोल्ड का इंतजार हमें भी रहेगा कि एक नया फोल्ड जो होगा क्या वो 40-50 हज़ार की रेंज में आ पाता है कि नहीं आता है, वो आ गया वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर बाय चांस वो आ गया प्रोटोटाइप से भी दिखा दिया कि यार फिर 2021 में देखेंगे, तो एक सरप्राइज एलिमेंट ने प्रोटोटाइप दिखा दिया तो वो खरीदने वाले लोग वेट करेंगे 1 साल। एग्जैक्टली, तो वो अगले साल के लिए भी अपना मार्केट होल्ड कर लेंगे। तो बस इसके साथ ये वाला रिपोर्ट कार्ड तो यहीं समाप्त हुआ। आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं, या आपके अपने कुछ कमेंट्स हैं सैमसंग से जुड़े हुए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।